हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो समय हो चुका है हमारे जीके की क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे जाइए। और आज के इस क्लास में कल के क्लास का हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी जो हमने कल डिटेल स्टडी किया था इंडियन कल्चर एंड रिलीजन, यानी भारतीय संस्कृति एवं धर्म का जो विस्तृत अध्ययन हमने किया था, उनका यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्लास से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के इस क्लास का एक भी प्रश्न आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशनल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो चलिए दोस्तों क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ तो भाई, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि 5 जनवरी से अनअकैडमी पे ये गरुड़ नाम का एयरफोर्स XY ग्रुप कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 बैच के लिए। तो जो भी एयरफोर्स XY ग्रुप के कैंडिडेट हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आज ही जो है अनअकैडमी ज्वाइन करिए। जो भी स्पेशल क्लासेस चल रही है एयरफोर्स के लिए वो देखिए, और साथ में ये जो बैच कोर्स शुरू हुआ है, ठीक है, प्लस कोर्सेज में, इसे आप जरूर ज्वाइन करिए प्लस कोर्स बाई करके, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितने टॉप एजुकेटर्स मिल करके आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जब आप इन बैच कोर्सेज से अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो आपको खुद बाद में एहसास हो जाएगा कि वाकई में जो आपकी तैयारी का लेवल है वो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी ये आप देख सकते हैं 29 दिसंबर से एक बैच कोर्स शुरू हुआ है जिसका नाम है पैंथर, ठीक है, 2021 बैच के लिए। इसमें आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स मिल करके आपके एनडीए की तैयारी कराने वाले हैं। तो देर मत करिए, आज ही जो है अनअकैडमी ज्वाइन करिए, प्लस कोर्सेज बाई करिए और अपने एनडीए की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक है, जाइए उसको इंस्टॉल करिए और अपने आप को उस पर रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड वहाँ पे जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उन्हें आप देख पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जब आप ये रेफरल कोड यूज कर लेंगे। और साथ में भविष्य में जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करेंगे तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जाइए अभी अनअकैडमी से जुड़िए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि दी प्रीवियस कोई भी क्लास आपने मिस किया, चाहे वो जीके का हो या फिर मैथ का, तो चैनल के अंदर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लीज़ जाके एक एक क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। और आज के इस क्लास में ये जो हमारे प्रश्न है ये भारतीय संस्कृति एवं धर्म से संबंधित है, जो मैंने कल ही डिटेल स्टडी जिसका करा दिया था। तो यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न आज के इन प्रश्नों से जो है 100% एग्जाम में आएंगे, मतलब 2 से 3 नंबर आपका यहाँ से रखा हुआ है एग्जाम में। तो रिक्वेस्ट है कोई भी प्रश्न आप मिस मत कीजिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वह है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया था, बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा नगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के पात्रों के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है मिट्टी के पात्र के अवशेष बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था, मिट्टी के पात्रों के लिए, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देख लीजिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, किसके लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह बोलते हैं लोथल को, ठीक है, लोथल नगर को। चलिए नीचे आ जाइए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, एग्जाम में 100 बार से ऊपर पूछा जा चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी, ठीक है, क्या नाम है, दयाराम साहनी, नाम याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानगार या फिर विशाल स्नानगार जो है किस नगर में पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, ये किस नगर में पाया गया है। तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो विशाल स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर में पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मृतकों का टीला, मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं, एक अन्य नाम से, स्थानीय नाम से क्या नाम है, मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। कल ही मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ठीक है, वो सोना को जानते थे, तांबा को भी जानते थे, चांदी को भी जानते थे, लेकिन वो लोहा को नहीं जानते थे। तो निम्नलिखित में से जो है लोहा जो है ना ये हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से हड़प्पन सभ्यता में लोहा धातु नहीं पाई गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना से भी रूबरू थे, तांबा से भी और चांदी से भी। सिर्फ किससे नहीं रूबरू थे,
डी से यानी लोहा से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? याद कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? विष्णु की करते नहीं थे, ठीक है, ब्रह्मा की करते नहीं थे, इंद्र की करते नहीं थे, पशुपति, पशुपति मतलब शंकर भगवान की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पशुपति किसको बोलते हैं? शंकर भगवान को। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नीचे आ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा याद से भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देख लीजिए, अब यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ गया। इनमें से कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य है? सॉरी नहीं है, मैं बोल दिया। यहाँ पे लिखा है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिकल जो है डांसेज। ऑप्शन नंबर ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी कथक। ये तीनों जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक तीनों क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांसेज हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, क्लासिकल डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य का जो है विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है, जरा बताइए मुझे। तो वो है आपका केरल। कौन सा है? केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कथकली नृत्य रूप से किस राज्य में से संबंधित है? ठीक है, तो कथकली नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो कथकली नृत्य जो है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, जरा बताइए मुझे। तो वो है आपका केरल। को किससे? केरल से संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार ये जितने भी देखिए जितने भी क्लासिकल डांसेज हैं, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछे जा चुके हैं, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, कोस्ट गार्ड का हो, नेवी का हो, ठीक है, सब में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा? ऑप्शन नंबर ए भांगड़ा, ऑप्शन नंबर बी गिद्धा, ऑप्शन नंबर सी छऊ और ऑप्शन नंबर डी है मणिपुरी। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये तीनों जो है ना ये फोल्क डांसेज हैं। ठीक है, ये क्लासिकल डांसेज नहीं है बल्कि फोल्क डांसेज हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है मणिपुरी ये बिल्कुल करेक्ट है। जो मणिपुरी है ये एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है? फोल्क डांसेज हैं। चलिए नीचे आ जाइए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसे बनाया था जरा बताइए मुझे। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शास्त्रीय नृत्य कथकली को पुनर्जीवित करके उसे सिर्फ केरल में नहीं बल्कि ठीक है बंगाल में भी क्या किया था? लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? कल ही मैंने आपको बताया वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वर्णित हैं। ठीक है, 22 राजभाषाएं जो है वर्णित हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान में राजभाषाओं की अनुसूची में वर्णित है। तो भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनुसूचित 8 में। ठीक है, किसमें? अनुसूची 8 में जो है भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में जो आपकी राजभाषाएं हैं वो वर्णित हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? अंग्रेजी। ठीक है, तो अंग्रेजी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? ठीक है, एक चीज देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे 2 बार हो गया है, तो कौन सा होगा? सी ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वर्णित नहीं है? नेपाली है वहाँ पे। ठीक है, कल मैंने
मैंने आपको पढ़ाया था, कश्मीरी भी है, सिंधी भी है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, जिसमें राजभाषाएं हैं, ठीक है, उसमें 8वीं अनुसूची में ये जो अंग्रेजी है ये वर्णित नहीं है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं। चलिए नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये मैं आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुका था। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। किसे? ऋषभदेव को, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? देख लीजिएगा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके कुंडग्राम में। कहाँ पे? कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। नीचे आ जाइए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 पे, वेदों की संख्या कितनी है? टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने? 4 वेद हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न है आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? कमेंट करके बताइए। सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। एग्जाम में एक बार नहीं, हजारों बार आ चुका है। अगला प्रश्न आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, वो है आपके मैक्स मुलर। क्या नाम था? मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर पहले यूरोपियन थे जिन्होंने आर्यों को एक जाति कहा था, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। अब इस क्लास का ये जो हमारा है ये लास्ट क्वेश्चन है, और जो इसका आंसर है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको तुरंत करा दिए, फटाफट करा दिया, ऑप्शन नहीं बोला, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, सर ऑप्शन मत बोलिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बर्बाद होता है उनका। तो मैं आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है। इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मैंने दे दिया। टेलीग्राम का जो है लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इसी एक क्वेश्चन से मैं आपके जो है इस पूरे क्लास का अनुमान लगा देता हूं कि आपने डिटेल स्टडी में कितने ध्यान से पढ़ाई की थी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी चांदी, और ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। बाकी आज का ये क्लास आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ दबा के शेयर मार दीजिए आज के इस क्लास को, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स देख सके। कम से कम 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपके इस क्लास से बनेगा, ये मैं कह रहा हूँ। अगर नहीं बना तो आप कहिएगा, ठीक है। बाकी फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।